दुनिया की दो महाशक्तियाँ, एक तरफ चीन तो एक तरफ अमेरिका वर्तमान में हो रखी है। इसी के साथ हम बात करें, जब हमारे देश के गौरव पर, हमारे देश की इकोनॉमी को जब विश्व स्तर पर बोल दिया जाए कि ये एक मृत इकोनॉमी है और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका होना या नहीं होना हमारे लिए किसी भी रूप में इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो ऐसे बयान देते हैं कि भारत की इकोनॉमी मृत है और यहाँ से हमें अगर व्यापार हो, ट्रेड हो या ना हो, हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सब देखते हुए, इनको मद्देनज़र, इन्हें नज़रअंदाज करते हुए हमारे गवर्नमेंट अगर अब भी चुप रहे तो हमारे मन में क्या आएगा? क्या हम एक देशभक्त नहीं है? क्या इंडिया एक, कहाँ गया वो इंडिया वैसे जो पहले हुआ करता था महान इंडिया, सोने की चिड़िया? आज उसको धूल में मिलाया जा रहा है। जब अपोजिशन है वो बोलता है कि हाँ सही कहा है ट्रंप ने, तो हमारी मीडिया है, हमारी गवर्नमेंट है, वो लग जाती है राहुल गांधी को या फिर हमारे अपोजिशन को जो है पॉइंट आउट करने में, ना कि जबकि उसे लगना चाहिए कि हम जो है अमेरिका को करारा जवाब दें या अपने आंसू पूछकर अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करने में लग जाए, ना कि चुपचाप बैठने में। क्यों हमारी मीडिया कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस को नहीं दिखाती है? क्यों हम इतने, जब हम विश्व गुरु है, फोर्थ इकोनॉमी है, इनके बावजूद भी हम इतने पीछे क्यों है? तो नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज हम हमारे इंडिया उस पर जो है रूस के तेल पर खरीदी की रोक लगा दी है हमने, और इसके इंडेक्स में बहुत सारे पीछे के बैकग्राउंड के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हमें आज दिन तक कभी पता नहीं चलते, पर अब ये एक्सपोज भी हो चुके हैं। फिर भी अगर हमारी जनता, हमारे सिटीजन्स इन सबको नकारे तो फिर क्या होगा देश का? इसी के साथ जो रशिया है उससे भारत ने जो है तेल खरीदने पर रोक तो लगा दी है, पर इसका क्या कि जब हमारे जो है डोनाल्ड ट्रंप है वो कभी बोलते हैं कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे, तो 90 दिन के भीतर जितने भी कंट्रीज इसके अंदर ट्रेड करती है तो वो किसी ना किसी दबाव में जो है ये उनके जो गाइडलाइंस है उनको एक्सेप्ट करके उस पर सिग्नेचर कर देती है। पर भारत है, भारत इसको नकारता है कि हम, हमारी स्वतंत्र राष्ट्र नीति है, हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। उसी के साथ बात होती है कि जब भी हम बात करें चाइना की, तो चाइना के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ जड़ चुके हैं, पर उसका उनको बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री हुई है। जब वो फर्स्ट इकोनॉमी हुई है, फर्स्ट नहीं बोल सकते, पर वो विश्व में बहुत बड़ा योगदान रखती है अपनी इकोनॉमी का, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के युवा, वहाँ का यूथ, वहाँ के सिटीजन्स सब जो है वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, ना कि धर्म के नाम पे। वहाँ के सिटीजन्स है वो अपने स्किल की वजह से आज इतनी आगे है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी चीन के ऊपर टैरिफ जड़ना बहुत नकारात्मक रूप से देखने को मिलता है। जब वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो चाइना भी पलटवार करके उनके ऊपर टैरिफ लगाता है। फिर आखिरकार हार मान के डोनाल्ड ट्रंप को चीन से जो कि शंघाई है, वहाँ पे जिनोवा है, उनमें मीटिंग करके अपने ट्रेड में को समन्वित बनाने के लिए, वो उसे बैलेंस करने के लिए टैरिफ कम करती है। इसी के साथ चाइना भी करता है और 10% टैरिफ के साथ अमेरिका से ट्रेड डील करता है। जो अमेरिका है वो चाइना पर 30% टैरिफ की डील को कंफर्म करता है। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? भारत क्यों दबा रहता है? जब बात होती है कि हमारे जो पहलगाम हमला है उसमें जो उसको हमने सीज़फायर किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया, तो क्या ये सच है? क्या हम डोनाल्ड ट्रंप से छुपे हुए हैं, उससे दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं? क्यों हमारी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है वो इसको हमारे सामने कभी सच्चाई को वो चुप क्यों हो जाती है? कोई भी अगर टॉपिक आता है, कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी कंसर्न में आती है बात, तो उसके ऊपर क्यों जवाब नहीं देती हमारी जो गवर्नमेंट है? क्यों अपोजिशन, कमज़ोर अपोजिशन को हमेशा कोसा जाता है? अपोजिशन जो हमारा कमज़ोर है तो उसको टारगेट करती है हमारी मीडिया,
या गवर्नमेंट, जबकि उन्हें टारगेट डोनाल्ड ट्रंप को अदर कंट्री को करना चाहिए और उनके मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए कि भारत भी एक, जब हम बात करते हैं कि फोर्थ इकोनॉमी हम बन चुके हैं, तो उनके मुंह पे ऐसा ही थप्पड़ मारना चाहिए कि हम वास्तविक में फोर्थ इकोनॉमी है। बोलने मात्र से फोर्थ इकोनॉमी होना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। इसी के साथ जब हम देखते हैं कि रिफाइनरीज है तो रूस से आने वाले तेल पे भारत रोक लगा रहा है, तो चर्चा में गए। भारत जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, समुद्री मार्ग से रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। सबसे बड़ा खरीदार भारत ही है रूस के साथ। रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, पर इतने अच्छे नहीं कि कभी अगर पलटवार हो तो रूस भारत के साथ हो जाए। वो हमेशा चीन के साथ जाएगा। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो जो रूस के लिए राजस्व अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि वह यूक्रेन में चौथे वर्ष भी युद्ध लड़ रहा है। जब बात आती है यूक्रेन और जो रूस है, मॉस्को है, उन सबको जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते कि आप इस युद्ध को रुकवा दीजिए और फिर उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो धमकी देते हैं खुलेआम कि जिस किसी ने भी रूस के साथ, क्योंकि वो चौथा वर्ल्ड वॉर, चौथे साल भी ये लड़ाई जारी रखता है, तो धमकी देते हैं ये खुलेआम कि जिस किसी देश ने भी रूस के साथ व्यापार किया है तो उस पर मैं 100% टैरिफ लगाने का दावा करता हूँ और ये लगाया जाएगा। तो भारत ने जो है ट्रंप के अगेंस्ट जाके ये सब किया, पर वर्तमान में भारत ने रूसी तेल का आवागमन बंद कर दिया है। ये पूर्णतः नहीं हुआ है, पर हाँ ऐसी हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि जो है रूस का तेल निर्यातक वो अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, जो कुल आयात का 35% हिस्सा प्रदान करता है। उसी के साथ 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते तेल का आयात बढ़ाया है, क्योंकि इसके बाद रूसी तेल ने अपनी कीमतें बहुत कम कर ली है, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं हमें अमेरिका का दबाव देखने को मिलता है। रोक के प्रमुख कारण क्यों है, भारत इस सब की रोक क्यों कर रहा है? तो छूट में कमी। द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार रूसी तेल पर छूट 2022 के बाद सबसे निचले स्तर, जो कि $3 प्रति बैरल पर है, जो पहले 18 से $20 थी। उसी के साथ अमेरिकी दबाव की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ की धमकी दी। यदि रूस यूक्रेन शांति समझौता नहीं होता तो उस पर इन्होंने ये बात रखी थी। उसी के साथ परिवहन लागत, तो रूसी तेल की शिपिंग लागत 11 से $19 प्रति बैरल हमें पड़ती है, जो अदर सोर्सेस से बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ भू राजनीतिक तनाव देखें तो उसी के यूक्रेन युद्ध है और पश्चिमी प्रतिबंध है, इनके प्रभाव को हम मद्देनजर में रख के भू राजनीतिक तनाव को भी बात कर सकते हैं। उसी के साथ IOC, BPCL, HPCL, MRPL और संघीय तेल मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया था, तो इसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं हमें कंसर्न देखने को मिला था कि इसका इतनी जल्दी जो है जवाब क्यों नहीं दिया गया। उसी के साथ सूत्रों ने बताया कि चारों रिफाइनरियां नियमित रूप से रूसी तेल खरीद करती है तथा प्रतिस्थापन आपूर्ति के लिए हाजिर बाजारों की ओर रुख कर रही है, जिनमें ज़्यादातर मध्य पूर्वी ग्रेड जैसे आबू धाबी का मूरबन क्रूड और पश्चिमी अफ्रीकी तेल मुख्य रूप से इसमें शामिल किए हुए हैं। उसी के साथ बात करें निजी रिफाइनरीज इंडस्ट्री, जो कि रिलायंस की है, तो उसी और नायरा एनर्जी, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ह्यूज लेवल पर इसके पेट्रोल पंप वगैरह हैं, जिसका अधिकांश स्वामित्व तेल नेफ्ट सहित रूसी कंपनियों के पास है। रोसनेफ्ट रूस के साथ इन्हीं वर्ष सौदे हुए हैं। इन सब कंपनियों के साथ इसी वर्ष में सौदे हुए हैं और ये भारत में सबसे बड़ी रूसी तेल की खरीदार रही है। ये कंपनियां निजी रिफाइनरी 2025 की पहली 6 माह में जो 6 मंथ है उसके अंडर में
भारत के औसत 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात का लगभग 60% खरीद लेंगी, जबकि सरकार की जो रिफाइनरीज है वो भारत की कुल 5.2 मिलियन बीपीडी रिफाइनरिंग क्षमता के 60% से अधिक पर नियंत्रण रखती है, जिसका शेष हिस्सा खरीद लेगी। उसी के साथ बात करें, व्यापारियों ने बताया कि रिलायंस ने इस महीने अक्टूबर में लोडिंग के लिए आबू धाबी मूलबन क्रूड खरीदा था, जो रिफाइनरी द्वारा उठाया गया एक असामान्य कदम है। तो अभी हम जब रूस पर, क्या भारत इतना सा भी होता नहीं रखता कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखे, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट भी पड़ रहा है। वैसे तो ये कहीं ना कहीं एक सही दिशा की ओर ले जा सकता है। उसी के साथ उसी को देखते हुए हम भारत पर प्रभाव और भविष्य की दिशा की बात करें तो आर्थिक प्रभाव, रूसी तेल की अनुपस्थिति में तेल की कीमतें बढ़ सकती है, जो कि सिटीजन्स के लिए बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि आजकल परिवहन के बिना कहीं पर जाना संभव नहीं है। सब लोग इन पर निर्भर हो चुके हैं, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। वैकल्पिक स्रोत, भारतीय रिफाइनरियां अब मध्य पूर्व, आबू धाबी और पश्चिम अफ्रीकी देशों से स्पॉट मार्केट में तेल खरीद रही है। उसी के साथ निजी रिफाइनरियों की भूमिका की बात करें तो रिलायंस और नायरा एनर्जी, जो कि 2025 की पहली 6 माह में रूस तेल का 60% खरीद चुकी है। उसी के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए रणनीतिक विविधीकरण महत्वपूर्ण हमें देखा गया है। भारत की स्थिति और प्रतिक्रिया, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना को खारिज किया है, और ये कहते हुए कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकता, वो अपनी इकोनॉमी को बनाए रखेगा। उसी के साथ विदेशी मंत्री जो एस जयशंकर है और उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेल खरीद अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं पर आधारित है। भारत ने 80% से अधिक ऊर्जा आयात पर निर्भरता के कारण रूस से सस्ता तेल खरीदा था। इसके ये मुख्य कारण बताते हैं। जब हम हमारे देश के इंडेक्स में बात करें तो जब एस जयशंकर की बात आती है और हमारी गवर्नमेंट की बात आती है तो इनका जितना भी काला चिट्टा है वो एक्सपोज हो चुका है। पर जब कभी भी सिटीजन्स या कोई भी जनता रहेगी, आम जनता आलोचना करेगी तो क्या होगा, उस आलोचना का ये इफेक्ट देखने को मिलेगा कि उसे देशद्रोही कह दिया जाएगा। बल्कि जब एक सही में भी अगर देशभक्त है, भारत का नागरिक है, तो उसे अपने देश के बारे में इतना बुरा भला सुनने का कोई अधिकार भी नहीं है और वो सुन भी नहीं सकता। पर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती? द हिंदू के अनुसार माने तो भारत ने दोहरे मापदंडों के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि यूरोपीय देश भी रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री जो कि हरदीप सिंह पुरी, वो कहते हैं कि भारत वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि गयाना, ब्राजील से तेल आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। उसी के साथ भारत भू राजनीतिक दबावों के बावजूद अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। भारत ने 40 देशों से तेल आयात की शुरू किया था, जो पहले 27 ही थे। मतलब भारत का तेल आयात बढ़ा है, घटने की जगह उसका तेल आयात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। EU पर प्रतिबंध, तो नवीनतम EU प्रतिबंधों से रूसी तेल व्यापार और फंड जुटाने में जटिलताएं हमें देखने को मिली है। ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की और रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त दंड की चेतावनी दी है। जब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हम जो है, जब कभी भी किसी के ऊपर कुछ हावी होता है तो वो तभी होता है जब एक पर्टिकुलर पर्सन सुपीरियर हो और सामने वाला कुछ करने के लिए बाध्य ना हो, या फिर वो खुद को अपंग समझता हो, कहीं ना कहीं उसकी गलती हो। क्यों हम जो है अमेरिका से डरते हैं, जबकि जो ब्राज़ील है वो तो नहीं डरता। वो तो अपने देश के खिलाफ बोलने पर साफ मतलब क्लियरिटी से जवाब देता है कि हम हमारे देश की हमारे देश का असम्मान
वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यापार की जगह व्यापार है, पर हमारे देश का असम्मान नहीं होना चाहिए। पर भारत जो कि इतनी पवित्र भूमि है, शुरू से इतनी अच्छी रही है, इतनी डेवलप रही है, विविधता में सब में है, तो ये क्यों सुन रहा है अपनी आलोचना। हालांकि आलोचना करने की जो है सबको अधिकार है, पर अपनी बेइज्जती सुनने का अधिकार ये कहीं पे नहीं देखने को मिलता। भारत क्यों सुन रहा है अपनी बेइज्जती। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि अगर हमारे भारत ने रूस से जो है तेल निर्यात पर रोक लगाई है, तो इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। तो भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बाध्य है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए विविधीकरण और स्थानीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। रूस से तेल खरीद पर अस्थायी रोक भारत की रणनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया है। वैकल्पिक स्रोतों की माने तो उनकी तलाश और निजी रिफाइनरियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आपको जब पता है कि हमारा देश है वो अंदर से खोखला है, विश्व गुरु कहने से, थर्ड इकोनॉमी, फोर्थ इकोनॉमी, ये सब कहने से, डेवलप्ड कंट्री कहने से, ये सब कहने से सब कुछ नहीं होगा। जब तक हमारा सिस्टम खोखला है, जब तक हमारा हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस आलोचना करने से जो है अपोजिशन को मना करेंगे, उसको देशद्रोही बनाएंगे, तब तक हमारा देश बेइज्जती सहता रहेगा। और आने वाले टाइम में देश वापिस वर्तमान में गुलाम है, पर आने वाले टाइम में वो देखने मात्र से भी गुलाम हो जाएगा। अभी तक हमारा देश गुलाम है। हम कितनी स्वतंत्रता की बात कर ले, पर हमारा देश स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए हम जो युवा है, हम जनता है, इसको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश संभल सकता है। अभी भी समय है कि संभल जाए, वरना आने वाले टाइम में हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत खतरे में है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।